अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। तबीयत काफी इम्प्रूव है। देसी टोटकों ने काम किया। वैसे एंटीबायोटिक मैंने कोई नहीं ली और डॉक्टरों ने मना भी मुझे किया। फर्क काफी है, लेकिन अल्टीमेटली ठीक हो जाएंगी चीजें। आज आपको पता है 28 फरवरी 29 का दिन नहीं होता, कभी भी आता है, वो अलग बात है। आखिरी दिन है फरवरी का 2022। रोज पीर सुबह 7 बजे प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत अहम इश्यूज पे बात करनी है। एक जो वो वोट का बयानिया लेकर चल रहे थे, वो पाँव में गिर गए और उन्होंने किस तरह तकसीम करने की कोशिश की। और दूसरा जो वज़ीर आज़म इमरान खान का रशिया का विजिट है और यूक्रेन के साथ जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान का क्या रोल होगा। ब्रिगेडियर जफर अली साहब मेरे साथ आप देख रहे हैं। चलते हैं पहले इशू की तरफ ही। ब्रिगेडियर साहब, नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से कानूनी पोजीशन तो ये है, आइन का आर्टिकल 95 अगर देखें आप, तो 20% वोटों ने जमा करवानी है और 172 जो वोट हैं वो जो नो कॉन्फिडेंस का मूव ला रहे हैं उन्होंने दे दी। यानी इन्हें या तो इत्तेहादी जमातें, अगर पीटीआई के अंदर से वोट तोड़ने होंगे तो डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाएगी, चूंकि ये शो ऑफ हैंड से होता है। यानी ये सीक्रेट बैलेट नहीं होता, हर एक को पता है कि किसने वोट दिया है। कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस और बजट, इसमें अगर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करें, आइन का आर्टिकल 63A का इतलाक होता है। एक अजीब सा एजेंडा। साथ में दोनों चीजें मैं इकट्ठी इसलिए मिला रहा हूं ताकि एक ही सवाल में दोनों जवाब आ जाए कि फौज के अंदर डिवाइड का एक यानी शो किया जा रहा है कि शायद कोई तकसीम हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट तकसीम हो गई है, तो वोट को इज्जत दे का नारा भी इनका जमीन बोस हो गया, नंगे तो खुद ही हो गए हैं। आप इन दोनों चीजों को किस तरह देखते? बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ सजीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे और इससे ज़्यादा तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको हिम्मत दे उस चीज़ को परसू करने की, उस नई जिम्मेदारी को निभाने की और एक डिलीवर करने की जिसका बहुत सारे पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे हैं। और उसका मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए। जो करप्ट हैं उनको साबित होना चाहिए कि वो करप्ट है, उन्होंने पाकिस्तान की दौलत खाई है, टीटीओं का इस्तेमाल किया है, ड्राइवरों का इस्तेमाल किया है, फ़कीरों का इस्तेमाल किया और पैसे अपने अकाउंट में डाले। अल्लाह करे इसमें आपको कामयाबी नसीब हो। आपने यही चीज़ लिंक है, यही जो करप्शन है ना, बुनियादी करप्शन, करप्ट टैक्टिस। और जितने टॉप पे बैठे हुए हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो फजल रहमान, जो भी, उनका बैकग्राउंड उठा के देख लें कि उस बैकग्राउंड के अंदर 2 नंबरी और उस बैकग्राउंड के अंदर करप्शन किस बुरी तरह से भरी हुई। अब चूंकि ताकत का फुकदान है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है, जो पीपल्स पार्टी तो खा रही है जिस तरह उसने खाना है सिंध में, वो तो लगी हुई है, बाकी थोड़े महरूम है। तो उस महरूमी का एहसास जो है, खास तौर पे वो जो खत्म नबूवत के नाम पे चंदा जमा करके इस्लामाबाद में लोगों को जमा करते हैं हुकूमत के खिलाफ, उसकी जो डेप्रीवेशन है, सबसे ज्यादा वो महरूमी है कि वो चलते रात को उठते सुबह सोते उसको यही लगता है कि मैं हुकूमत के पैसे नहीं खा रहा, मुझे कोई कश्मीर से फंड नहीं आ रहा, मुझे कोई टीएडीए नहीं मिल रहा। ये तमाम चीजें जो तहरीक अदम एतमाद का बाइस बन रही हैं। हाँ, मैं इसमें कहने में कोई मुझे मुजायका नहीं है यानी कि इमरान खान की हुकूमत की अपनी जो इंटरनल परफॉर्मेंस है, जिसमें बहुत बड़ा इशू जो है वो इन्फ्लेशन का है, और इन्फ्लेशन के साथ साथ बहुत बड़ा इशू है उसको चेक ना करने का, कोई ऐसा मैकेनिज्म ना होने का जिसके जरिए आप अवाम के ऊपर जो बोझ पड़ता है उसको रिड्यूस करें या उसको चेक कर सके। जहां तक तेल की कीमतों का ताल्लुक है, चले वो तो आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, अगर यूक्रेन रूस की जंग होगी तो तेल की कीमत बढ़ेगी आपके ऊपर, लेकिन उसके अलावा जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैं, यानी घी वालों का कोई एहसान नहीं कि सुबह उठ के 50 रुपये बढ़ा दे। अभी कल ही अखबार में आया था कि गंदम की कीमत 50 रुपये बढ़ रही है, उसको भी कह देंगे जो यूक्रेन से जंग हो रही है तो गंदम की कीमत बढ़ रही है। वैसे तो यूक्रेन जो है आपको पता होगा 3rd लार्जेस्ट सप्लायर है पाकिस्तान को वीट का। सबसे ज्यादा वीट जो है रशिया के बाद, वो रशिया से पहले वो यूक्रेन से आती। तो वो जो चीजें, ये तमाम चीजें हैं गवर्नमेंट की नॉन परफॉर्मेंस अपनी जगह पर मौजूद है इंटरनल इश्यूज के ऊपर, लेकिन
यही लोग हैं जो तहरीक एतमाद लेके आ रहे हैं सदीक साहब। आपको याद होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन का, सोते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देते हैं, बैठते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देते हैं, लेटते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो आपको ये चाहिए कि जो हुकूमत वक्त है उसके खिलाफ आप उसकी पॉलिसीज पे वैसे फॉरेस्टली प्रोएक्टिवली बुरे तरीके से तनकीद करें, उसके खिलाफ जलसे करें, जुलूस करें, उसके खिलाफ एहतजाज करें। लेकिन एक हुकूमत जो आ गई है उसको अपना इक़्तिदार तो पूरा करने दें, बजाय से कि आप रिपल कॉज करें। आप पाकिस्तान जो माशी हालात में जिस तरह घुरा हुआ है उसमें आप एक और एलिमेंट डाल दें। अब उसमें आपने खुद ही बता दिया कि जी डिफेक्शन क्लॉज का और 172 लोगों को जमा करने का, अल्लाह ताला जहांगीर तरीन साहब को सेहत दे, अल्लाह ताला उनको वो बड़ी क्लीन सियासत करते हैं। अभी वो बीमार हैं, पता चला है कि वो लंदन तशरीफ ले गए। तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, तो मुझे नहीं लगता जो जहांगीर तरीन साहब की आदत को जानते हुए कि वो किसी भी तरह इस किस्म के जो करप्ट टोला है उसका साथ देंगे जो पाकिस्तान को खा चुका है और बुरी तरीके से खाया है। यार इन्होंने इस बुरी तरीके से खाया है कि जब आप सोचेंगे तो आपके रूह जो है ना वो फड़क जाएगी कि यार ये क्या हमारे टैक्सों को ये क्या करके चले गए हैं। खैर वो अभी इसका रिएक्शन ये भी देते हैं कि ये भी तो हुकूमत खा रही है। ये और बात है, इस हुकूमत का भी इंसाफ करें जो उसमें खा रहे हैं। अगर आमिर कियानी साहब ने दवाइयों में खाया है तो उनका अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। लेकिन बात यह है कि उसके अंदर ये जो मुझे नहीं लगता कि, और मोनिस सलाई साहब की स्टेटमेंट आई है, बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जी हमने जो कमिटमेंट की, हम अगर वो ये तमाम चीजें सही हैं, मैं अगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मोनिस सलाई की स्टेटमेंट, जहांगीर तरीन साहब का जो माजी का किरदार रहा है वो, और जिस तरह पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमें पैसे की ऑफर की गई है, कराची से भी, सिंध से भी आया है। फिर ये भी पता चला शहबाज शरीफ साहब को टास्क दिया गया था 11 लोगों को तोड़ने का, जरदारी साहब को टास्क दिया गया था 2-3 लोग, वो भी चीजें। तो इस तरह की जब चीजें, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम लोग मीडिया में अलाइव लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मीडिया के भी अंदर ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली मेरिट पे बात करने की बजाय वो पॉलिटिकली अलाइंड हो गए। यानी वो वो अब एंकर नहीं रहे हैं या वो एनालिस्ट नहीं रहे हैं, वो एक पार्टी या एक पीडीएम इसका नजरिया ले और वो उसको सपोर्ट करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। तो अब ये जो मीडिया की डिवीजन है और ये जो चीजें हैं, इसमें तो कोई आपको अभी तक तो मुझे कोई प्रोग्रेस होती नजर नहीं आ रही। इजलास होगा, ये पॉलिटिकल लाइव रहने की एक कोशिश है। जहां तक फौज का ताल्लुक आपने बात की कि जी ये इन्हीं का बयानिया है जिसको ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब देखें ना, इसको इस तरीके तनाजुर में भी देखिए कि अमेरिका रूस को बेट देता रहा कि भाई हमला कर यूक्रेन पे, हमला कर यूक्रेन पे, हमला कर यूक्रेन पे, क्योंकि वो ये चाहता था कि जब रूस हमला करेगा यूक्रेन पे तो मैं दुनिया को बताऊंगा तो रूस तो यार ऑपरेसर है। उस वक्त अमेरिका ये भूल जाएगा कि उसने इराक को किस तरह तबाह किया, सीरिया को। तो ये वो लोग हैं जो बेट देते हैं अपने नैरेटिव को लोगों के जहन के अंदर डालने के लिए ताकि वो रिएक्ट करें। लेकिन फौज क्यों रिएक्ट करेगी, एस्टेब्लिशमेंट क्यों रिएक्ट करेगी? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़े यकीन से, बड़े वसूख से कह सकता हूं कि फौज के अंदर किसी भी तरीके की कोई डिवीजन नहीं है, ना उनका किसी चीज के ऊपर इन्वॉल्वमेंट है। बल्कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो नए डीजीआईएसआई आए हैं, एक तो आपने उनकी अभी तक तस्वीर नहीं देखी होगी किसी टेलीविजन चैनल पे या किसी अखबार में या उनकी, क्योंकि उन्होंने, मुझे पता है कि बड़ा कैटेगोरिकल अपने स्टाफ को भी कहा और ये चीजें कन्वे हुई हैं थ्रू आईएसपीआर जो मीडिया की, जी आपने मेरी तस्वीर कहीं नहीं प्रोजेक्ट करनी। और बड़ा मैं, आप यकीन करिए, इसको मैं बहुत दाद देता हूँ और बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि एक शख्स जो अपने आप की जात को ना प्रोजेक्ट करना चाहे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे। क्योंकि जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे थे तो हमारे भी सीनियर ऑफिसर, जनरल महमूद उस वक्त डीजी थे, जनरल एहसान रहे, उसके बाद उन किसी की तस्वीरें अखबार में सिर्फ फ्लैश नहीं की जाती थी या मीडिया में नहीं आती थी। तो ये एक चीज इंडिकेट। दूसरी उन्होंने कहा है कि जो एजेंसीज हैं दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल प्रोसेस, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया एंड दीज इंस्ट्रक्शंस हैव बीन कन्वेड टू द हेड कमांडर, सब हेड कमांडर एंड दी, और वो अखबार में भी अब तो खैर छप गई है, परसों के अखबारों में आपने पढ़ी होगी कि उनकी रियासत के जी। तो अब जब ये चीजें एक चीज कमिट कर रही है, तो मैं अगर आपको ये कहता रहूं कि नहीं जी आप तो, बात यही है कि अगर मैं आपको कहता रहूं दूध काला है, सूरज निकला, मैं कहूं जी नहीं आज तो अंधेरा है, मैं कहता रहूंगा तो कोई तो बिलीव करता। इनका यही तरीका है। इसमें इन्होंने अपने साथ कुछ मीडिया एंकर को भी शामिल किया हुआ है जो अपनी अपनी तरफ से स्टोरी बैठ के बनाते हैं, रात को लिखते हैं एक, फिर उनको कहीं से फोन आ जाता है।
अच्छा, आप क्या समझते हैं तहरीके अदम एतमाद इनकी कामयाब हो सकी? स्ट्रेटेजी इन्होंने बदली, स्पीकर की तरफ आ गए, वजीर आजम की बजाय स्पीकर की तरफ आ गए, जो कि स्पीकर वाले में क्योंकि खुफिया बैलेटिंग होगी तो वो शायद ओपन नहीं हो सकेगा और वो डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक नहीं होगा। इमरान खान की ये सब समझते हैं तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने के इम्कान है? तो शॉर्ट बताइएगा, हमने दूसरे इशू की तरफ जाना है। मेरा ख्याल तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जितने लोगों को तोड़ना है और जमा करना है और जो उनका बिहेवियर है, जिस तरह इत्तेहादियों ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी, हमने जो कमिटमेंट किया हम उस कमिटमेंट पे कायम रहेंगे, तो इस सिनेरियो में तो तहरीक एतमाद का कामयाब होना नजर नहीं आता। अच्छा, अब हम चलते हैं बड़े अहम इशू की। वजीर आजम इमरान खान साहब का रशिया का दौरा बड़ा अहम था और हमें याद है तारीख में लियाकत अली खान साहब के दौर में, और जब अमेरिका में चूज करना था तो शायद कुछ गलतियां थी, उसके बाद रशिया ब्रेक हुआ और अब जिस तरह रशिया जो है इस खित्ते में एक इमर्जिंग पावर के तौर पर आया है और जो ब्लॉक रहे की बात हो रही है और यूक्रेन के हालात उस समय आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान, एक तो इमरान खान साहब का दौरा कैसा रहा और पाकिस्तान का इस ब्लॉक का हिस्सा बनने में क्या फायदे हैं उसके? अगर साहब दो चीजें पहले नजर में रखनी चाहिए कि एक पहली चीज तो है कि जो दुनिया में कोल्ड वॉर का खात्मा हो चुका है, जो चल रही थी यानी कि आपस में अमेरिका या रशिया की या बाकी यूरोपियन यूनियन की, रशिया की या चाइना की या इस तरह की, वो खत्म हो चुका है। अब एक एक्टिव चीज सामने आ गई। दूसरी बात है कि कुछ रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, कुछ नई अलायंसेस बन रही हैं और उसके अंदर दो जो अपना इंसिडेंट्स है, दो वाक़े हैं जिन्होंने बड़ा काम। एक तो ये इंडिया और चाइना की गलवान में लड़ाई हुई, आपको पता होगा, और चाइना ने बजाय इसके कि वो किसी तरह डिप्लोमेटिक महाज पे जाता या बयान दे रहा, उन्होंने फिजिकली इंडिया की को मार मार के उनकी इतनी फैक्ट्री लगाई कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसने लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोला, अपनी कौम से कह दिया कि जी चाइना तो हमारी सीमा पार नहीं की, चाइना जो है वो तो अपनी सीमा में है। तो इसका मतलब है कि किस चीज ने रोल प्ले किया, एक्टिव पार्टिसिपेशन ने रोल प्ले किया, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी ने रोल प्ले किया, डिप्लोमेसी उसके बाद आई। यानी उस जमाने में भी चाइनीज की और इंडियंस की मीटिंग होती रही लेकिन कमांडर लेवल पे, लेकिन रोल प्ले किया फिजिकल पार्टिसिपेट। अब दूसरी चीज इधर ही आ जाइए, दूसरा यूक्रेन वाला मामला। अब यूक्रेन के भी ऊपर भी जिस तरह चीजें डेवलप हुई, उसमें डिप्लोमेसी की बातचीत हो रही है, फौजें मूव कर रही है, पीछे आ रही है, ये हो गया, लेकिन एक्टिवली क्या हुआ बाद में, क्या हुआ, रूस ने रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। तो ये इंसिडेंट सामने, दूसरा इंसिडेंट जो हुआ, यानी दो एक्टिव स्टेटमेंट, इन दोनों इंसिडेंट्स ने जो दुनिया की अब अलाइनमेंट्स है वो एक नई अलाइनमेंट्स क्रिएट करेगी और उसका जिम्मेदार जो है, और इस तमाम डिबैकल का जिम्मेदार मैं रूस को नहीं ठहराता, इस तमाम डिबैकल का जिम्मेदार मैं ठहराता हूं अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका एक चीटर है, हिपोक्रेट है। अपनी पॉलिसी, पहले वो लड़ाइयां करते रहे मुसलमान ममालिक में, वहां पे इराक को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, खुद एक्टिवली इन्वॉल्व है। अब वहां पे उनका जब बैटल फ्रंट खत्म हुआ तो चूंकि उनका बहुत सारा असला जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन से आता है, डिफेंस इंडस्ट्री से आता है, उन्होंने इस चीज को अलाइव करना है। तो उसने एक नया थिएटर खोलना था, एक नया फिजिकल थिएटर, एक नया बैटल ग्राउंड खोलना था। अब जो फर्क ये है कि उस बैटल ग्राउंड में खुद जाने की बजाय उसने यूक्रेन को ठोक दिया, यूक्रेन को दबा के थपकी दी कि लड़ी जाओ, और आखिर में ट्रेडिशन के मुताबिक वो और यूरोपियन यूनियन पीछे हट गई। अब इसके बुनियादी वजह जो इसमें है कि वो अमेरिका जो है वो अपनी इंटरेस्ट के लिए यूक्रेन को अंदर, यूक्रेन उसके अलाइन और उसके अलाइन जितनी स्टेट्स हैं और यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करना चाहता है। हालांकि जब बर्लिन वॉल गिरी थी और बर्लिन वॉल के गिरने के बाद ये माहिदा हुआ था, यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने इंडिया रशिया को कहा था कि जी आप जो है वो इस पे कमेंट ना करें, तो हम जो है वो नेटो के जो ट्रुप्स डिप्लॉय करने हम वो नहीं करेंगे। बट यूनाइटेड स्टेट इस चीज को कमिट नहीं कर सका। फिर मिन्स्क अकॉर्ड हुआ, फिर इसलिए रशिया ने चाइना पे, जॉर्जिया पे कब्जा किया, क्रीमिया पे अब जब ये तमाम चीजें वो ही अपनी कमिटमेंट से पीछे फिर गए, और इससे पहले भी अपना यूक्रेन पे हमला हुआ था, तो रशिया जो है वो अपनी सिक्योरिटी को तो खतरे में नहीं डाल सकता ना कि नेटो की फौजी आके उसके दरवाजे पे दस्तक देने लगे और या मिसाइल डिप्लॉयमेंट हो जाए उनके दरवाजे के ऊपर, तो वो किस तरह इसको बहुत टॉलरेट करेगा। अब ये तो चीज हुई जो हमारी इंटरफेरेंस के बगैर हुई। हमारा दौरा पहले से तय था, इमरान खान साहब को बड़े अरसे से तय था, उसको रीअश्योर किया या री इन्विटेशन हुआ चाइना में।
हमारे यहाँ दुख की बात यह है कि इस चीज को पाकिस्तान के तनाजुर को देखने के बजाय आप जब गौर कर रहे होंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे एनालिस्ट ने, बहुत सारे थिंकर, बहुत सारे शो का, उन्होंने उसको अमेरिका की नजर से देखना शुरू कर दिया। मैं हैरान हुआ, एक जनरल साहब ने भी सुनते हुए, यहाँ मैं रोकने लगा हूँ। ये आईने पाकिस्तान 1973 है और ये आम आदमी को समझने की जरूरत है। आर्टिकल 19 जिसको मादर पिदर आजादी की बात करते हैं ना, ये आम नाज़रीन के लिए जरूरी है। एवरी सिटीजन शैल हैव राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी अ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। आगे है, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof. अगला है friendly relationship with foreign states। देखिए इसमें तो गुफ्तगू आपने इस तरह नहीं करनी है। जो मादर पिदर आजादी का ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, मैं इसी के साथ एक बात और ऐड आपके साथ करना चाहता हूं कि यहाँ अगर हम अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें अगर देखे जाए, यूक्रेन की ये बड़ी गलती नहीं थी कि उसने अपनी फौज उस तरह नहीं बनाई जिस तरह पाकिस्तान की बचत ये है कि पाकिस्तान की फौज का अपना एक किरदार है, हमारे पास एम्युनिशन मौजूद है, हमारे पास वर्क फोर्स मौजूद है कि जो ये मामला लड़ सकती है। यूक्रेन शायद यही वजह नहीं कि इन्हिसार वो अमेरिका पे या नेटो पे कर रहा है। वो देखिए, यूक्रेन को रशिया ने कहा कि वो डॉनबास का और जो अपना दो रिपब्लिक स्टेट है लिथुनिक और कौन सी, उनका स्टेटस कबूल करे एज इंडिपेंडेंट। यूक्रेन ने उस बात को नहीं किया। फिर यूक्रेन का और रशिया का अकॉर्ड साइन हुआ, आपको पता है उसमें बहुत सारे मिसाइल डिप्लॉयमेंट थी और बहुत सारी वहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी थी जो रूस ने उनसे वापस ली, और रूस के और यूक्रेन के ताल्लुकात आपस में चलते रहे। अब यूक्रेन को एक पाइपलाइन जारी है जिसको हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहते हैं, जो रशिया से शुरू होती है और जर्मनी में जाती है, और एक उसका एक और भी आर्म में जा रहा है। यूक्रेन ने उस चीज पे एक ऑब्जेक्शन कि वो यूक्रेन से एक पाइपलाइन नहीं गुजरती, अगर यूक्रेन से गुजरती तो उनको उसकी सब्सिडी और जो वो क्या कहते हैं, जो उसके जो पैसे होते हैं उसकी वो जो वो पे होती कह सकते हैं कि इस्तेमाल हो रही है टेरिटरी, तो उसके बीलिंग चार्जेस भी कह सकते हैं वो होती, वो नहीं हुआ। अब यूक्रेन ट्रेडिशनली देखिए, ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन जो है, जो ईस्ट यूक्रेनियंस हैं वो यूरोपियन के साथ जाना चाहते हैं। यूक्रेन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया कि हम नेटो को ज्वाइन करेंगे। जो वेस्ट यूक्रेनियन है, सॉल्विक रीजन के जो रशियंस हैं, दे वांट टू ज्वाइन रशिया, और वहां से जितनी इमिग्रेशन हुई है पिछले दिनों में डॉनबास और बाकी रीजन से, वो भी रशिया की तरफ हुई है। ट्रेडिशनली सोवियत यूनियन का पार्ट ही था ना यूक्रेन। अब रशिया एज ए पावर ये कहता है कि जी आप नेटो को ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो कहता है इट सीज वो नेटो की ज्वाइनिंग की और यूक्रेन की वो एक बड़े सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे देखता है। और फिर जब वहां पे नेटो आती है तो अमेरिकन तो आपको पता है बदमाशी करने में और वो हिपोक्रेसी करने में और थर्ड क्लास किस्म की टेक्निक करने में माहिर है। तो जब ये चीज हो रही है तो इसको यूक्रेन और रशिया के दरमियान छोड़ देना आप। अमेरिका कौन चाचा होता है यूक्रेन के ऊपर कूदने वाला? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन भी तो दरमियान में बैठी हुई है ना, यूरोपियंस भी बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ देखे ना, जब आप हमारे यहाँ देखे, हमारे यहाँ यही तो लोग हैं ना, हमारे यहाँ यही तो लोग हैं, वही खास क्लास है जो औरत मार के साथ खड़ी है, वही क्लास है जो सो कॉल्ड लिबरल है, वही साफी हैं जो पेड़ के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी उन्हें अब उनके चेहरे तो यहाँ हो गए ना, जिनकी इंडिया में दोस्ती है, अमेरिका में दोस्ती है, जिन्हें अमन की आशा ये जलाने का, ये वही तो चेहरे हैं, वो तो बेनकाब होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं आपसे याद कर रहा हूं कि हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो बजाय इसके कि आप पाकिस्तान, अब इमरान खान गए हैं, आपको पता है, आपने अभी जिक्र किया लियाकत अली खान जब अमेरिका गए थे और रूस भी जाना था, वो कहते हैं रूस ने इनविटेशन दिया था लेकिन उन्होंने डेट जो है 14 अगस्त की तय की थी। लियाकत अली खान ने कहा जी हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे है तो आप डेट चेंज कर लें, वो नहीं हुई। तो लियाकत अली खान अमेरिका गए। मैं कहता हूँ वो बड़ा ठीक डिसीजन था, बिकॉज फिर हमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चाहिए थी, हम नए मुल्क थे, हमें रशिया इतना डेवलप नहीं था। लेकिन अगर अब इमरान खान साहब रिफ्यूज करिए, ये नहीं सोचते कि डिप्लोमेसी में एक टेक्निक होती है डील करने की। ये लोग जो कह रहे हैं कि गलत टाइम था, क्या गलत टाइम था? इमरान खान साहब गए थे जब जंग शुरू नहीं हुई थी, जब दौरा तय हुआ था वो जंग शुरू नहीं हुई थी। हमारा और रशिया का मामला था, यूक्रेन पे हमने स्टेटमेंट दी थी कि जी हम यूक्रेन का पीसफुल सोल्यूशन चाहते हैं। ये जो पेड किस्म के आपने लोग पाले हुए हैं मीडिया में जो अमेरिकन और उसको लेके चलते हैं या चीज को उनके एंगल से, वो अफसोस की बात है। एवरीबॉडी हैज गॉट अ राइट ऑफ ओपिनियन, हर एक का राइट ऑफ ओपिनियन है, आप उसको दें, लेकिन उस चीज को दें जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सूट करती है। आप देखिए, पहले आपका
यूएनओ में एक वोट है, सिक्योरिटी काउंसिल में एक वोट है, किसका? चाइना का। अब आप रशिया के पास गए, आपके 2 वोट हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। रशिया आपके साथ इंशाल्लाह खड़ा होगा। अमेरिका ने तो कभी पाकिस्तान का साथ नहीं देना। अमेरिका बाकी जो ममालिक है उनका एक वोट एक ही जैसा होता है। अब चाइना ने भी अपना चाइना और रशिया क्लोज आ रहे हैं, और चाइना ने का एक बड़ा, उनके थिंकर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्हें कहा था ये जो जी यूक्रेन का जो वो हुआ है ना, रूस का और यूक्रेन का, उसने हमें जो है वो 3 सबक दिए हैं। हमें 3 चीजें उससे सीखी है। एक तो यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की अटेंशन जो है वो एशिया से डाइवर्ट होके, तो यूएन अमेरिका जिस खत्ते में नहीं होगा वहां अमन होगा। अमेरिका जिस खत्ते में होगा वहां पे दहशतगर्दी होगी। अमेरिका जिस मुल्क का दोस्त होगा वहां दहशतगर्दी को जन्म देगा, वहां दहशतगर्द ग्रुप्स की पेट्रोनेट करेगा। तो चाइना ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स की अटेंशन एशिया से हट गई है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जी इसने रशिया और चाइना को नजदीक ले आया, हम और दोनों नजदीक आ गए। तीसरी उन्होंने कहा कि हमने ये एंटिसिपेट किया है कि अगर ताइवान में चाइना कुछ करेगा तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा अमेरिका का, यानी डिप्लोमेटिक रिएक्शन नहीं होगा, फिजिकल रिएक्शन नहीं हो। तो ये दुनिया तो इस तरह देखती है जब ताल्लुकात डेवलप होते हैं। हम जब ताल्लुकात डेवलप होते हैं हम कहते हैं जी ये तो गलत हो गया, ये तो टाइम ठीक नहीं था, ये तो फलाना हो गया। ये वो एक साहब थे, आप एक बहुत बड़े साफी, वो कहते हैं जी ये जंग होगी, इमरान खान ने तो एक बेवकूफ़ी कर दी। उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया कि जैसे इमरान खान ने जाके जंग शुरू कराई है और पुतिन को कहा कि ये कल हमला कर दे। तो हमारे यहाँ ये जो इस वक्त विजिट हुआ है, इसके इफेक्ट तो बाद में आएंगे। आप बताइए कौन सा वेस्टर्न लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया की बात की है? पुतिन ने कम से कम इस्लामोफोबिया की बात तो की है ना। उसने जो कोई बड़ा किया लोगों ने। तो ये चीजें हैं, आपने ये पॉजिटिव्स देखने हैं आपने इस रिलेशनशिप में। कोई मुल्क आपकी मदद नहीं करता। रशिया ने आपको स्टील मिल लगा के दी थी जो एक स्टेट ऑफ आर्ट स्टील मिल थी। जब जावेद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो चेयरमैन के तौर पे छोड़ के आया, वो $11 बिलियन के प्रॉफिट में थी। अजहर सदीक साहब आप उठा के देख लिए, उस 11 बिलियन को पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी और मेजर आफ्ताब जो है उसके जरिए आसिफ जरदारी 11 बिलियन डकार गया, खा गया। आज तक किसी ने उसका हिसाब नहीं लिया। अभी भी वो इतने इलाके पे फैली हुई है। रशियन ने आपको फिर ऑफर की थी कि जी हम इसको दोबारा कर देते हैं, लेकिन वो आपका वो जो अपना डिसोरिएंटेड चीफ जस्टिस, क्या नाम था उसका, वो दरमियान में पड़ गया, इफ्तिखार क्या अपना उसने उसके ऊपर प्राइवेटाइजेशन, और इफ्तिखार चौधरी, तो उसने इतना नुकसान पहुंचाया उस वक्त इस चीज को। तो बात यह कि कोई आपको प्रोजेक्ट तो बना के दे सकता है, पैसे लगा सकता है, लेकिन अगर आप उसको करप्शन में आप खुद ही खा जाए तो फिर वो तो उस मुल्क का कसूर नहीं है ना। तो आपने जब दोस्तियां डेवलप करते हैं उनको लेके भी आगे चलना होता है, जिसमें बहुत सारा लोग हमारी लीडरशिप का आ जाता है। अगर लीडरशिप भी आपकी करप्ट हो और बकी हो तो फिर चीजें जब खराब होंगी तो वो जिम्मेदारी उस हुकूमत की नहीं होगी। अगर आज सी पैक के अंदर कोई चीज गलत हुई या सी पैक के अंदर आप डिलीवर ना कर सके या सी पैक सही तरीके से नहीं पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान की होगी, चाइना की नहीं होगी, और इमरान खान की हुकूमत की होगी कि आप डिलीवर नहीं कर सके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सके, बाकी काम नहीं कर सके। तो ये चीज होता है दोस्तियों को लेके चलना एक पॉजिटिव विजन में, एक फ्यूचर की फोरकास्ट में, और जो प्रोजेक्ट्स बहामी होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको प्रॉफिटेबल बनाना, ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता जो आपको वो प्रोजेक्ट दे रहा होता है। चले साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दोनों चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई। आपने तरीके अदम एतमाद का फ्यूचर भी सामने रख दिया, आपने रशिया और यूक्रेन के हवाले से भी बातें बड़ी वजाहत के साथ बता दी हैं। नाज़रीन के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, सजेशन का इंतजार रहेगा। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।